हाय गाइस। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में फर्स्ट वॉर लड़ी जाती है, जिसे हम साइनो इंडिया वॉर भी कहते हैं। इस वॉर में चाइना ने न सिर्फ इंडिया को हराया, बल्कि इंडिया की कुछ टेरिटरी को भी कब्जा लिया था। उस वॉर को हुए आज बहुत टाइम गुजर चुका है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर आज 2025 में इंडिया और चाइना के बीच में किसी भी वजह से कोई मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हो जाता है या वॉर हो जाती है, तो क्या हम उस चाइनीज एग्रेशन को काउंटर कर पाएंगे? क्या हमारी कंट्री की मिलिट्री और हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है आज के टाइम पे कि हम उस चाइनीज़ एग्रेशन को डिफेंड कर पाएँ? तो इसका आंसर है, इंडिया में हमें ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरीके से लूटा। यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम तक उन्होंने रूल किया। वैसा चाइना के केस में नहीं है। चाइना को कॉलोनी तो नहीं बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन ब्रिटिशर्स और बाकी की जो इंपीरियल पावर्स थी, उन्होंने चाइना को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। चाइना के ऊपर एक इनडायरेक्ट कंट्रोल बना के उन्होंने चाइना को सेमी कॉलोनी की तरह ट्रीट किया। यहाँ पर ये बताने का मेन रीज़न ये है कि एक टाइम पे इंडिया और चाइना दोनों ही ब्रिटिशर्स के हाथों बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट हुए हैं। इंडिया को 1947 में आज़ादी मिल गई, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ 1937 से 1945 के टाइम पीरियड के बीच में सेकेंड साइनो जापानीज वॉर लड़ी गई। अब बाद में जो ये वॉर थी, ये वर्ल्ड वॉर 2 के साथ मर्ज हो जाती है। इस टाइम तक चाइना का जो एक लार्ज पोर्शन था, वो अंडर जापानीज कंट्रोल था। अब 1945 में एक्सिस पावर जो थी, जिनमें जापान भी आता था, वो ये वर्ल्ड वॉर हार जाते हैं। और ये मौका अच्छा देखकर चाइना ने जितनी भी अपनी टेरिटरी को लूज किया हुआ था, वो उन्हें फिर से गेन कर लेते हैं। एक तरीके से चाइना के ऊपर जापान का जो कंट्रोल था, वो अब खत्म हो चुका था। लेकिन इसी बीच चाइना के ऊपर एक और मुसीबत आ पड़ती है। चाइना के अंदर ही दो ग्रुप्स आपस में लड़ने लगते हैं, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना और द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। होपफुली यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट ज़्यादा देर तक नहीं चलता है और 1945 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये कन्फ्लिक्ट जीत जाती है। इसके बाद माओ जेडोंग, जो कि इस टाइम के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो चेयरमैन थे, वो 1949 से लेके 1976 तक चाइना के ऊपर रूल करते हैं। अब इस टाइम के ऊपर यानी 1949 में इंडिया और चाइना दोनों ही अनडेवलप्ड थे और दोनों ही काफ़ी सारे चैलेंजेस को ऑलरेडी फेस कर रहे थे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद गरीबी दोनों के दोनों कंट्रीज में इस टाइम पे पीक पर थी। अब इस टाइम पे माओ जेडोंग के अंडर चाइना ने एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान इस्टेब्लिश किया, जिसमें वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करने लगे थे। अब यहाँ पर ये सारे इनिशिएटिव इस वजह से लिए जा रहे थे ताकि चाइना की जो बिगड़ी हुई इकोनॉमी है, उसे कंट्रोल किया जा सके। सेम ऐसा कुछ इंडिया में भी देखने को मिला उस टाइम पे अंडर नेहरू गवर्नमेंट। यहाँ पर भी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर, इन सब के ऊपर काम करने के विचार थे उस टाइम पे। वो अलग बात कि उन सब के ऊपर काम नहीं किया गया। और इस टाइम पीरियड के ऊपर भी इंडिया और चाइना लगभग सेम इकॉनमी थे। लेकिन आज वहीं 2025 में, जहां चाइना आज 18 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है, वहीं पर इंडिया सिर्फ 4 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बन के रह चुका है। अब इसके पीछे क्या रीज़न थे, वही हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। मैं आपको ऐसा टाइम पीरियड भी बताऊंगा जब चाइना की हालात इंडिया से बदतर थे, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है। माओ जेडोंग जो थे, वो चाइना को एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से चाइना में बद से बदतर हालात बन गए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक इकोनॉमिक और सोशल कैंपेन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जहां पर माओ का ये मानना था कि अगर हमें चाइना को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाना है, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा रेदर देन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ पर ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया तो गया, लेकिन 1959 से लेकर 1961 के इस टाइम पीरियड के बीच में एक बहुत ही बुरा फेमाइन आता है पूरे के पूरे चाइना में, जिसमें करीब 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और उनकी जो ये पॉलिसी थी, ये डिजास्टर बन जाती है। अब यहाँ पर इसके पीछे क्या रीज़न थे कि फेमाइन क्यों आया, वो अगर मैं डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो से हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसके कुछ सालों के बाद 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है चाइना में। अब यहाँ पर इसका मेन एम ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी तरह से कंसोलिडेट करना। और माओ जो थे, वो चाइना का ट्रेडिशनल कल्चर जो था, उसे एक बैकवर्डनेस की तरह देखा करते थे, यानी वो लोगों की सोच को बदलना चाहते थे और एक नया सोशलिस्ट कल्चर इस्टेब्लिश करना चाहते थे चाइना में। माओ का यहाँ पर यह मानना था कि कम्युनिस्ट पार्टी में ही कुछ लोग जो हैं वो पुरानी सोच को फॉलो करते हैं और उनकी सोच को बदलना था। अब माओ यहाँ पर क्या करते हैं कि बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स को जमा करते हैं। एक तरीके से वो आर्मी बनाना चाहते थे, जिन्हें उन्होंने नाम दिया रेड गार्ड्स। बेसिकली इनमें जो यंग स्टूडेंट्स थे, वो पुरानी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे। वो यहाँ पर जो माओ ने नया सोशलिस्ट कल्चर इस्टेब्लिश करने की प्लानिंग की थी, उसे फॉलो करते थे। और इनका एक ही काम था, पूरे के पूरे चाइना से पुरानी आइडियोलॉजी को बिल्कुल साफ कर देना।
तो अब ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि उन्हें जिसके ऊपर भी शक जाता है कि ये पुरानी आइडियोलॉजी का बंदा है तो उसे वो टारगेट करते हैं। इवन इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर ही कितने सारे लोगों को टारगेट किया। इनफैक्ट इन्होंने इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे लोगों को जान से भी मार दिया। ये नंबर करीब 5 लाख से 1 मिलियन तक बताया जाता है। इसका मकसद यहाँ पे बताना ये था कि इस टाइम पीरियड तक मेरे हिसाब से इंडिया जो था वो चाइना से कई मामलों में बेहतर था। वो अलग बात है कि इस टाइम पीरियड पे इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। इस टाइम पीरियड पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे और भी बहुत सारा कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। बट कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि इस टाइम के ऊपर इंडिया में शायद उतने बुरे हालात नहीं थे जितना चाइना फेस कर रहा था वहाँ पे। अब यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि 1976 में माओ जेडोंग की डेथ हो जाती है और उनके साथ साथ ही जो ये रेड कार्ड वगैरह जितनी भी उन्होंने पॉलिसीज लाई थी वो सब खत्म हो जाती हैं और चाइना का पूरा कंट्रोल अब डेंग जाओपिंग उनके हाथ में आ जाता है। ये भी उस टाइम के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रोमिनेंट फिगर थे, इसीलिए रूल इनके हाथ में आता है। डेंग जाओपिंग ने चाइना में सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए, जिसमें बेसिकली इन्होंने सोशलिस्ट पॉलिसीज को मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज से एक्सचेंज कर दिया। मतलब कि जो सिस्टम था वो सारा का सारा स्टेट के अंडर था और स्टेट ही उसे कंट्रोल किया करती थी, जैसा कि इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये सारा का सारा सिस्टम प्लान्ड इकोनॉमी कहलाता है, जिसमें एक तरीके से सब कुछ गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या और कितना कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होगा वगैरह। अब यहाँ पर डेंग जाओपिंग जो थे उनकी जो सोच थी वो बहुत ही अलग थी। तो वो यहाँ पर ये सोचते हैं कि इस तरह से तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मार्केट फोर्स को ज़्यादा फ्रीडम दी उस टाइम पे। इसका मतलब कि प्राइवेट बिजनेसेस को अलाउ किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे इनवाइट किया गया उनकी कंट्री में, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी रिफॉर्म्स लाए गए और साथ ही में हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसकी वजह से जो फार्मर्स थे उन्हें अपने काम में आज़ादी थी, अपनी ज़मीनों पर आज़ादी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। एक टाइम पे जब ये सारा का सारा स्टेट कंट्रोल था तो यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं था। अब इसी टाइम पीरियड के बीच में ही चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए, यानी जहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्हें बुलाया गया, जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर सके। यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स दिए गए और यहाँ पर फ्री मार्केट पॉलिसीज दी गई। बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये चाइना में 1980s में ही स्टैब्लिश होना शुरू हो गए थे, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, जो कि कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही फायदेमंद था। और ये चीज़ वहाँ पे नोटिस की भी गई और यही इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब ईयर 2000 में आके अपनाया, जो कि चाइना से करीब 20 साल बाद था। और कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न है कि चाइना हमसे आज इतना ज़्यादा आगे है। अब जहाँ 1978 में चाइना रिफॉर्म्स कर रहा था, वहाँ पर सेम इंडिया उस टाइम के ऊपर भी लाइसेंस राज और ओवर रेगुलेशन इन सब चीज़ों में फंसा हुआ था। मतलब कि हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन मैंडेटरी थी। ये सिस्टम बेसिकली इंडिया की सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट था, जिसमें गवर्नमेंट एक बिजनेस के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल किया करती थी। मतलब कि एक बिजनेस शुरू करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, प्राइस सेट करना या इवन इंपोर्ट करना, हर चीज़ में लाइसेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और ये काम इतना आसान भी नहीं था। यहाँ पर आपको 80+ गवर्नमेंट एजेंसीज का अप्रूवल चाहिए रहता था। बेसिकली वही चीज़ जो चाइना में डेंग जाओपिंग ने आते ही ख़त्म कर दी थी, वो इंडिया में अभी तक चल रही थी। बट फाइनली 1991 में लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया, जब इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिफॉर्म शुरू हुआ था। और ये भी एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हुआ था, जब इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स खत्म होने वाले थे। बेसिकली इसको हटाने में सबसे बड़ा जो रोल था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उस टाइम के ऊपर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने प्ले किया था। उन्होंने 1991 के रिफॉर्म्स के ब्लूप्रिंट बनवाए और यहाँ पर कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जो लाइसेंस राज को ख़त्म करने में हेल्प करी। अब यहाँ पर इसका रिजल्ट ये था कि कुछ कंपनीज को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से उन्हें ग्रो करने में फ्रीडम मिल गई। और इसी रिफॉर्म की वजह से इंडिया की इकॉनमी स्टेट कंट्रोल से मार्केट ओरिएंटेड बनी थी। अब इस टाइम के ऊपर 1991 में इंडिया की जीडीपी 270 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, विद पर कैपिटा जीडीपी ऑफ 304 यूएस डॉलर्स। और सेम इसी ईयर में चाइना की इकॉनमी 459 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, विद द पर कैपिटा इनकम अराउंड 359 यूएस डॉलर्स। और इस टाइम पे आते आते हमें ये बात पता चलती है कि इंडिया की जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी दोनों ही चाइना से बहुत ही कम हो चुकी है। नाउ यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी में डिफरेंस नहीं पता होगा, तो उसे कुछ ऐसा समझो। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कंट्री की पूरी टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्शंस का मेजर है। इसका मतलब यह है कि एक साल में एक कंट्री ने गुड्स और सर्विसेज बनाने से कितनी वैल्यू क्रिएट की है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया की जीडीपी $3 ट्रिलियन है
तो इसका मतलब हुआ कि इंडिया ने एक साल में 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए। इसमें कंट्री की टोटल इकोनॉमी को फोकस करते हैं, लोगों की एवरेज इनकम को नहीं। अब वहीं दूसरी तरफ पर कैपिटा जीडीपी, इसका मतलब हुआ कि एक कंट्री के जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड करना। ये एक एवरेज इनकम और वेल्थ का आइडिया देता है जो कि हर एक सिटीजन के लिए अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल 2023 में इंडिया की जो टोटल जीडीपी थी वो 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स थी। वहीं पर कैपिटा जीडीपी जो थी वो 2500 यूएस डॉलर्स थी। वहीं दूसरी तरफ चाइना की 17.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स और पर कैपिटा जीडीपी 12,700 यूएस डॉलर्स थी। बेसिकली जीडीपी से कंट्री की इकोनॉमिक साइड और पर कैपिटा से लोगों की वेल्थ का पता चलता है। चाइनीज़ इकोनॉमी को इतने ज़्यादा फास्ट ग्रो करवाने में जो एक और वजह थी वो थी इनका हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। चाइना ने अपने जीडीपी का अराउंड 8 से 10% अपनी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया, वहाँ के हाईवेज, वहाँ की फास्ट ट्रेन्स वगैरह। वहीं पे दूसरी तरफ जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था, यानी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए फंड्स ही अप्रूव नहीं थे, तो बिल्डिंग क्या खाक बनाते उस टाइम पे। चाइना ने अपनी इकोनॉमी का बेस मैन्युफैक्चरिंग को बनाया, यानी मेड इन चाइना जो था वो एक ग्लोबल फिनोमिना बन गया। आज भी अगर आप अपने घर पे थोड़ा गौर से देखोगे तो कई सारी चीज़ें जो मिलेंगी वो मेड इन चाइना होंगी, और मेक इन इंडिया आपको बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? यकीन नहीं है तो एक बार देख लो, और ये एक फैक्ट है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और सबसे बड़ा मेन रीज़न जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से चाइना में इतना ज़्यादा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इतना ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी हम चाइना को बनते हुए देख रहे हैं, वो ये है कि वन पार्टी सिस्टम। चाइना में अभी के टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल कर रही है, एंड वहाँ पर कोई भी अपोजिशन नहीं है, एक ही सरकार है। अब जब पार्टी ही एक है तो यहाँ पर नई सरकार बनना या 5 साल के बाद कोई और सरकार आ जाना, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए ये लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, यानी 20 से 25 साल आगे का सोचते हैं, क्योंकि इन्हें डर ही नहीं है किसी चीज़ का। और ऐसा नहीं है कि ये वो जो प्लान बनाते हैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन वहीं पे हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, और हर 5 साल के बाद एक नई सरकार आती है या 10 साल के बाद नई सरकार आती है। तो यहाँ पर इसी पॉलिटिशियंस को यही नहीं पता होता कि 5 साल के बाद ये कुर्सी मेरे पास रहेगी भी कि नहीं, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे ही करेंगे वो। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पर डेमोक्रेसी को बुरा वाला कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस एक फैक्ट बता रहा हूँ। इसके साथ साथ चाइना ने अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया और स्टार्टिंग से ही एक स्किल सिखाने की कोशिश की वहाँ के बच्चों को। और वहीं पे दूसरी तरफ हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का बुरा हाल है। जैसा हमें ब्रिटिशर्स दे के गए थे उससे भी बदतर हालत में हमारा एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम पे बन चुका है, और ये एक फैक्ट है, इसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, इवन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी। और ये भी एक रीज़न था चाइना का इतना ज़्यादा फास्ट ग्रो करने के पीछे, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को एजुकेशन की तरह ही लिया और एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह नहीं चलाया। मिलिट्री वाइज अगर हम बात करें तो रिसेंटली चाइना ने अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया। अब इसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि एआई कैपेबिलिटीज़, हाइपरसोनिक फंक्शंस और भी कई सारे फंक्शंस। अब जो ये फाइटर जेट्स हैं, ये चाइना की जो मिलिट्री है उसे कई हद तक स्ट्रॉन्ग बना देंगे। इवन यूएसए के पास भी इसका तोड़ नहीं है आज के टाइम पे। अभी के टाइम पे जो चाइना की फाइटर जेट्स हैं ये अंडर डेवलप्ड हैं, लेकिन थोड़े ही टाइम में ये भी डेवलप हो जाएंगे। ये जो फाइटर जेट्स होंगी ये 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करेंगे, और किसी भी रडार के अंदर तो ये आने ही नहीं वाले। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये कि हम इसे फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी पायलट की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जिससे आप समझ सकते हो कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी वाइज चाइना हमसे कितना ज़्यादा आगे है। और वहीं पे दूसरी तरफ इंडिया का फाइटर जेट तेजस, जो कि एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और आज के टाइम पे भी वो फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाया है। एक शॉकिंग चीज़ बताऊँ, इसका डेवलपमेंट 1980s में शुरू हुआ था और आज भी ये अंडर डेवलप्ड है। जहाँ आज के टाइम पे चाइना प्लेन के पार्ट्स, इंजन, ये सब कुछ खुद ही डेवलप कर रहा है और सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी और कंट्री पर डिपेंड नहीं है। वहीं पर इंडिया तेजस के लिए भी यूएसए और रशिया के ऊपर डिपेंड है, और आज भी तेजस जिसे हम अपनी प्रोडक्शन बताते हैं उसके इंजन्स यूएसए की एक कंपनी बना के देती है। यानी आप समझ सकते हो कि हम कितना ज़्यादा डिपेंड है अपने ऊपर। जहाँ पे आज के टाइम पे चाइना का जो मिलिट्री बजट है वो $296 बिलियन है, वहीं पर इंडिया का मिलिट्री बजट 76 बिलियन यूएस डॉलर्स पे ही अटका पड़ा है, और ये चाइना के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। जिसे आप ये समझो कि एक टाइम के ऊपर दो कंट्री जो सेम इकॉनमी शेयर किया करती थी, आज उनके बीच में इतना बड़ा गैप आ चुका है।
और मेरे उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में 2025 में किसी भी वजह से वॉर हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। आई होप आपको उसका आंसर भी मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना।